नमस्कार। चलिए आज चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराना इतिहास और आज की बड़ी बड़ी चुनौतियां दोनों एक साथ सांस लेती हैं। ये कहानी है बागपत की। देखिए, इस जिले का सबसे बड़ा विरोधाभास तो इसके नाम में ही छुपा है। बहुत पहले इसे व्याघ्रप्रस्थ कहते थे, मतलब बाघों की भूमि। ये नाम सुनते ही एक जंगली, बेखौफ और थोड़ी साहसी सी तस्वीर दिमाग में बनती है। लेकिन फिर सदियों बाद इसका नाम हो गया बागपत, यानी बाघों की भूमि, जो शांति, हरियाली और खेतीबाड़ी का प्रतीक है। तो ये सिर्फ नाम का बदलना नहीं था, ये तो पूरी पहचान का बदलना था। तो सवाल ये उठता है कि बागपत आखिर है क्या? योद्धाओं की धरती या फिर बागबानों की? और यही सवाल हमें इसके पहले और सबसे बड़े विरोधाभास पर ले आता है। इस जमीन का योद्धाओं वाला गौरवशाली इतिहास और आज की आर्थिक हकीकत। हाल ही में सिनौली में जो पुरातात्विक खोज हुई है, उसने बागपत के इतिहास को पूरी तरह से एक नई रोशनी मिला दिया है। जैसा कि IGNCA ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय कहते हैं, सिनौली सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की आवाज है। मतलब ये सिर्फ कुछ पुरानी चीजों का मिलना नहीं है, ये एक पूरी के पूरी सभ्यता की गूंज है जो आज हमें सुनाई दे रही है। जरा सोच कर देखिए, आज से 4000 साल पहले इसी सिनौली की धरती पर योद्धा अपने रथों पर सवार होकर घूमते थे। ये सिर्फ आने जाने के साधन नहीं थे, नहीं, ये उस जमाने की एक एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एक संगठित योद्धा समाज का पक्का सबूत थे। इस एक खोज ने उस पूरी धारणा को ही चुनौती दे दी है कि भारत में युद्ध की कला बहुत बाद में आई। तो ठीक है, खुदाई में तो सबूत मिल गए, लेकिन क्या इस धरती का नाता उन महान कहानियों से भी है जिन्हें हम सदियों से सुनते आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। जी हाँ, और ये नाता सीधा जुड़ता है महाभारत से। माना जाता है कि बागपत के बरनावा में ही वो बदनाम लाक्षागृह था, वही लाख का महल जहां पांडवों को जिंदा जला देने की एक भयानक साजिश रची गई थी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है। अभी हाल ही में पूरे 53 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने भी मान लिया है कि ये जगह वही ऐतिहासिक स्थल है। और तो और, कहते हैं कि वो रहस्यमयी सुरंग जिससे पांडव अपनी जान बचाकर निकले थे, वो आज भी वहां मौजूद है। ये जो विद्रोह की भावना है ना, वो बागपत की मिट्टी में जैसे रची बसी है। सिनौली के उन प्राचीन रथ योद्धाओं से लेकर महाभारत के पांडवों के संघर्ष तक, और फिर सीधा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक, जब शाह मल नाम के एक आम किसान ने 3,500 लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। ये जमीन हमेशा से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती आई है। लेकिन इस शानदार, गौरवशाली अतीत के सामने आज की सच्चाई क्या है? आज बागपत की अर्थव्यवस्था का पहिया उद्योग और खेती पर चलता है। जहां छोटे छोटे उद्योग लगभग 13,000 लोगों को रोजगार देते हैं, वहीं बड़े और मध्यम उद्योग भी करीब 3,900 लोगों को। गन्ना, चीनी और घर की सजावट का सामान, ये आज यहाँ की पहचान बन गए हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है ना, कि कैसे योद्धाओं की भूमि आज मजदूरों और किसानों की भूमि बन गई है। अगला विरोधाभास हमें देखने को मिलता है यहाँ के शासन चलाने के तरीके में। यहाँ दरअसल दो सिस्टम एक साथ समानांतर चलते हैं। एक तरफ तो है हमारा जाना पहचाना आधिकारिक सरकारी ढांचा, जिला, फिर 3 तहसीलें, 6 ब्लॉक और 237 ग्राम पंचायतें, जो कानून और प्रशासन का काम देखती हैं। ये वो सिस्टम है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बहुत शक्तिशाली सिस्टम काम करता है, और वो है खाप पंचायत। ये औपचारिक सरकार का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, लेकिन समाज के बड़े बुजुर्गों की ये सभा सामाजिक मामलों में बहुत ज्यादा असर रखती है। तो यहाँ पावर का एक तरह से बंटवारा है। औपचारिक सरकार सड़क, स्कूल और कानून व्यवस्था जैसी चीजें संभालती है, जबकि खाप पंचायतें अक्सर शादी ब्याह और सामाजिक रीति रिवाजों जैसे मुद्दों पर अपने फैसले सुनाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता यहाँ एक दूसरे के साथ चल रही हैं। और अब बात करते हैं बागपत के शायद सबसे बड़े और सबसे दुखद विरोधाभास की, यहाँ के पर्यावरण की कागजी तस्वीर और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे अंतर की।
भारत सरकार की जिला औद्योगिक प्रोफाइल को अगर देखें तो उसमें लिखा है कि बागपत अपने बहुत हरे भरे और स्वस्थ वातावरण के कारण रहने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? एक बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक बहुत ही डरावना सच छिपा हुआ है। इस हरी भरी जमीन के सीने को चीर कर जो नदी बहती है, उसकी कहानी कुछ और ही कहती है। शून्य, जीरो। ये बागपत से होकर बहने वाली हिंडन नदी के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का लेवल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये नदी बायोलॉजिकली यानी जैविक रूप से मर चुकी है। इसमें कोई मछली, कोई भी जलीय जीव जिंदा नहीं रह सकता। और इस मुर्दा नदी की कीमत कौन चुका रहा है? इंसान, वहां के लोग। इसके प्रदूषण की वजह से नदी किनारे बसे गांवों में कैंसर, स्किन की बीमारियां और नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारियां सामान्य से कहीं ज्यादा हो गई हैं। ये एक भयानक विरोधाभास है कि एक स्वस्थ कहे जाने वाले वातावरण के बीच से एक जहरीली नदी बह रही है। तो इन सभी विरोधाभासों को एक साथ रखकर देखें तो बागपत के भविष्य के बारे में क्या तस्वीर बनती है। बागपत का भविष्य तय करेंगे वहां के लोग। 2011 की जनगणना को देखें तो यहाँ की करीब 70% आबादी हिंदू और 28% मुस्लिम है। ये मिला जुला समाज ही अपने साझे इतिहास और आज की इन चुनौतियों के बीच से एक नया रास्ता निकाल रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ 4000 साल पुराने योद्धाओं की विरासत है और दूसरी तरफ एक मरती हुई नदी और आज की आर्थिक चुनौतियां हैं। बागपत, विरोधाभासों की ये धरती अपना अगला अध्याय कैसे लिखेगी? इसका जवाब शायद इतिहास, परंपरा और आज के समाज की मिलीजुली कोशिशों में ही छिपा है।